यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन। बेसिकली ऐसे ही है ना, यूजर्स ऐसे ही लिखते हैं ना, कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो कहते हैं ना गूगल कर लो भाई, ठीक है ना। तो ये जो अल्फाज है इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। यही कीवर्ड्स हम लोगों ने इस कोर्स में बनाने भी हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, तो हमारी वेबसाइट को जिन लोगों ने देखना है तो उन्होंने टाइप क्या करना है, उन फ्रेजेस के अगेंस्ट गूगल ने उनके कीवर्ड्स कौन से दिए हुए हैं, ये कीवर्ड्स बनाना ही आपका काम है, ठीक है। हैशटैग को छोड़ दें हम, जो हैशटैग्स होते हैं उस तरह की चीज़ को कीवर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हैशटैग्स हम यूज़ कर रहे थे उसमें यूट्यूब में, ठीक है। लीजिए मैंने लिखा, अब आप देख रहे हैं कुछ आ गया हमारे सामने डाटा। नीचे आओ जरा, एक वेबसाइट भी आ गई है नीचे, ठीक है, ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट ही है। अब आपको ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, ऊपर वाली वेबसाइट में देखें ये लिखा हुआ आ रहा है। ये जो आपको टर्म्स नजर आने लगी हुई है, ये ऐप है, मोबाइल ऐप है, देखें ना प्ले लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये मोबाइल ऐप है और वेबसाइट वही है पहले वाली जो पहले नंबर पर आ रही है, ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ये वेबसाइट के टाइटल में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज हम वेबसाइट के टाइटल में लिखते हैं, बेसिकली सर्च होकर वही हमको नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है ये वेबसाइट के टाइटल में लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं नोटपैड पे वापस, और वेबसाइट का जो टाइटल है वो फाइल के कौन से हिस्से में लगता है, वो हेड के पोर्शन में। यानी आपने कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आपने लाजमी तौर पर उसका टाइटल देना है, ठीक है। और जब हम आगे एसईओ की बात करेंगे तो हम देखेंगे उस टाइटल को हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं करना अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। अभी हम ये देख रहे हैं कि वेबसाइट में टाइटल लगाना है कैसे, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं जी टाइटल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड टाइटल। कोई भी टैग लगाना है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम पेयर टैग्स। दो तरह के टैग्स होते हैं, एक को बोलते हैं पेयर टैग्स और एक को बोलते हैं नॉन पेयर टैग्स। नॉन पेयर टैग्स ऐसे टैग्स को कहते हैं जिनको क्लोज करना जरूरी ना हो, और पेयर टैग्स हम ऐसे टैग्स को बोलते हैं जिन्हें क्लोज करना जरूरी हो। अभी मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस आगे चल के बताता हूँ जब हमारे पास इन दोनों कैटेगरी से टैग, ठीक है। अभी तो हमें लग रहा है कि ये पेयर टैग है, ये भी नॉन पेयर टैग है। क्यों? इसलिए कि किसी भी वेबसाइट में टाइटल एक ही होगा। ऐसे टैग जो आप रिपीटेडली यूज कर रहे होते हैं, आप कह सकते हो कि वो पेयर टैग है, यानी इसे क्लोज करना और स्टार्ट करना और क्लोज करना जरूरी है। लेकिन ऐसे टैग जिनको हम सिर्फ वंस यूज करते हैं, ये लगाया वो एक बार यूज हो गया बात खत्म, तो वो नॉन पेयर टैग है, ठीक है। इस टाइटल को आप नहीं भी क्लोज करें तो कोई बात नहीं। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि हमने HTML का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर हम HTML का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉलेज में आते हैं तो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, इसी तरह HTML का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी जब वेबसाइट लाइव होती है तो उसके ऊपर एक तरह की वैलिडेशन चलती है कि क्या इसके ऊपर जो HTML यूज की हुई है वो सही सेंस से यूज की हुई है। वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है HTML वैलिडेटर। सो आप अपनी वेबसाइट की वैलिडेशन को भी चेक कर सकते हैं। यानी वैलिडेशन क्या है, अभी तक जो आपने समझा है कि भाई टाइटल लगाया, टाइटल का स्टार्ट भी करना है और टाइटल का एंड भी करना है। तो ये हमने वैलिडेशन पूरी कर ली। तो अगर मैंने टाइटल का स्टार्ट भी किया, एंड भी लिखा, एरर कोई नहीं आएगा। लेकिन वैलिडेशन में जब हम जाएंगे तो वो देखेगा कि आप लोगों ने इसका स्टार्ट लिखा, एंड भी लिखा, ठीक है। मिस्टेक नहीं है, ये वार्निंग टाइप का एक मैसेज। सो अब हम इसका टाइटल क्या लिखना चाह रहे हैं जी, टाइटल हम लिख लेते हैं SEO क्लासेस एट पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये टाइटल कितना होना चाहिए, इसको अब हम जब SEO की बात करेंगे उसमें इसकी लेंथ की बात करेंगे। अभी हमने मोटा मोटा क्या काम करना है कि जिन टैग्स की हमें जरूरत है ना, हमने HTML में वो टैग्स पढ़ लेने हैं और उसके बाद वेबसाइट पे जाकर देखना है कि हमें क्या वेबसाइट समझ आना शुरू होगी, ठीक है। SEO क्लासेस एट पीक सॉल्यूशंस कॉलेज लग गया जी टैग। ये जो मैं टाइप कर रहा हूं ये वेबसाइट के पेज में कहीं नजर नहीं आ रहा। अब वेबसाइट का पेज क्या है, मैं किस चीज को बोल रहा हूं कि वेबसाइट का पेज है, वो जैसे मैं यहां लिखता हूं ना ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, लिखा मैंने, ये टाइटल इधर आ रहा है, मतलब ये टाइटल है जो पहले सबसे ऊपर क्या आता है वेबसाइट का नाम, इसे हम बोलते हैं URL,
और उसके नीचे जो आ रहा होता है वो वेबसाइट का टाइटल, और तीसरे नंबर पर जो चीज आपको नजर आ रही है वो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन। और ये तीनों चीजें पेज की बॉडी में शामिल नहीं है। ये तीनों चीजें पेज की बॉडी में शामिल नहीं है। ये तीनों चीजें ही यूआरएल ऑफ वेबसाइट का नाम है, टाइटल हेड में लिख रहे हो और डिस्क्रिप्शन भी आप हेड में लिख रहे हो, और ये वो डिस्क्रिप्शन है जिसकी बेस पर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होकर टॉप पर आएगी। समझ आ गई? अच्छा, अब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूं तो वो किसी और पे क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, खुल गई वेबसाइट। अब ये जो आपको वेबसाइट का नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है, ये वेबसाइट की बॉडी है। अभी तक मैंने जो कोड लिखा है मैंने उसमें कहीं बॉडी के अंदर नहीं दिया अभी तक, ठीक है ना? मैं किस हिस्से में टाइपिंग की है? मैंने जाकर हेड में टाइपिंग किया है। जो हेड की टाइपिंग है वो कहां नजर आ रही है आपको? वो ये वाला हिस्से में नजर आ रही है। देखें, ये टाइटल है वेबसाइट का, ये वेबसाइट का टाइटल लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है वो वेबसाइट का टाइटल है। अब हमने जो बनाया अपनी वेबसाइट का वो भी देख लेते हैं। हमारी वेबसाइट का टाइटल ये, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा और अपनी फाइल को कहूंगा ये मेरी वेबसाइट फाइल है, मैं इसको चलाता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पेज पे मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ मुझे इसके टाइटल पे लिखा हुआ नजर आना चाहिए। ऐसी है, अभी इतना ही काम करते हैं पहली स्टेप में, ठीक है? फाइल। अब क्या करना हूं, अगले मरहले में मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? फाइल सेव करना, कि आपने अपनी HTML की फाइल को सेव कैसे करना है, लोड कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, एडिट कैसे करना है और रन कैसे करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं गया सेव एज में। अभी हमने कहा कि नोटपैड जो होता है वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, ऐसी है ना? लेकिन अभी हम क्या पर्पस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल नहीं करना, एज ए HTML एडिटर इस्तेमाल करना है, ऐसी है ना? और सब किसी भी टेक्स्ट एडिटर को HTML एडिटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका क्या है वो सीखना है आपने। अब इस फाइल को सेव करना है, सो मैं यूं करता हूं, इसको आप ही के प्रोजेक्ट्स में सेव करता हूं, जो आपका फोल्डर मैंने यहां रखा हुआ है, MWF। आज की डेट ले लेते हैं, क्या डेट है जी आज? 13 जी। बन गई फाइल, पहले फोल्डर में आ गया, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि नोटपैड अभी तक मुझे ये कह रहा है कि ये तुम्हारी जो फाइल है ये टेक्स्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये टेक्स्ट नहीं है, मैं उसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये टेक्स्ट नहीं है। तो मैंने क्या करना है, यहां पे क्लिक करना है और नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑल फाइल्स। समझ आ गई बात की? यानी आपने जब भी नोटपैड में HTML फाइल बनानी है, तो जब आपने फाइल को सेव करना है तो क्या करना है आपने? नीचे से सेव एज टाइप लिखा हुआ है जहां, इसको मैंने ऑल टाइप्स करना है पहले। जब आप इसको ऑल फाइल करेंगे, इसका मतलब यह है कि अब आप जो फाइल सेव करने जा रहे हो वो टेक्स्ट फाइल नहीं है, वो कोई और फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल नहीं होगी। अब हमने इसको HTML कैसे बनाना है? पहले मैंने क्या किया, सेव एज टाइप में से जाकर क्या कर दिया, इसको ऑल फाइल कर दिया, और उसके बाद यहां आए और यहां आकर मैंने फाइल का नाम लिख लिया फर्स्ट डॉट HTML। नहीं, .com नहीं, .com तो वेबसाइट है, .com की डोमेन हमने परचेज करनी है ऑनलाइन। अभी ये अगले लेसन में मैं आपको डोमेन और होस्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है? अगले लेक्चर में एक डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। फर्स्ट डॉट HTML लिख दिया हमने, सेव कर दें, बन गई फाइल। अब किसी को फाइल बनाने में कंफ्यूजन है, आप लोगों ने अपना एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना है आज की तारीख के बाद से, ठीक है? जहां पर आपने इन सारी फाइलों की प्रैक्टिस करनी है। अगर क्या है, अपने डेस्कटॉप में तो ना बनाए, ई ड्राइव की फोल्डर बना लो, उसका नाम जो मर्जी रखो, आपने अपनी सारी HTML की फाइलें उसके अंदर रखो, ताकि आपने जब रन करनी हो तो वहीं से चलाएंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? अभी मैं बॉडी लिखता हूँ, उसमें लिख दूंगा ये, ठीक है? बॉडी में जब टेक्स्ट लिखूंगा ना, मैं कोशिश यही करता हूँ जब HTML पढ़ा रहा होता हूँ तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है ना उसी फाइल में लिख देता हूँ। ये जो HTML आ रहा है, हेडर आ रहा है, टाइटल,
ये सारी इसके नीचे जो ऑप्शन आएंगे वो सारी इसके एक्टिव करनी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक ले जी, अब इसको अभी हमने क्या किया, फाइल बनाई, सेव की। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, चलाना है। HTML फाइल बेसिकली क्या है हमारे लिए, वेब पेज है। वेब पेज कहाँ चलता है, किसी भी ब्राउजर में चलता है। हम चाहें तो इसको एज में चलाएं, चाहें तो इसे फायरफॉक्स में चलाएं, चाहें तो इसे गूगल क्रोम में चलाएं। ठीक हो गया। तो जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा हम उस फाइल के ब्राउजर के अंदर इसको चलाएंगे। आ जाओ जी इधर, इसमें चला लेते हैं। कहां से चलाना है हमने, इधर आ जाए, ये डाटा में, डाटा में पीक, और पीक में MWF, और इसमें आज की तारीख, क्या तारीख है जी आज, 13। ये खोलो जी, ये आगे फाइल हमारी। हमने इसकी एक्सटेंशन क्योंकि HTML रखी थी, तो इसका नाम क्या बन गया, आइकॉन में क्या आ रहा है, साथ क्रोम आ रहा है। इसको पहले चलाते हैं और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप क्या गलती करेंगे, उससे क्या चीज़ बनेगी, ताकि आप वो गलती ना करें। इसे डबल क्लिक किया जी, चल गई फाइल। माउस रखो इस पर, ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़ लें, वो रश लगा हुआ है ना, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा आपको। चलो मैंने अलहदा विंडो कर दी इसकी, आ गया। पेज पे कुछ नहीं है, पेज पे कुछ नहीं लिखा आपने टाइटल दिया है, और ये टाइटल है क्या बेसिकली, यही तो टाइटल है जिसमें आपकी वेबसाइट को ऊपर लिखा है। इस टाइटल यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि आपका जब भी एसईओ काम आया करेगा, आपका सबसे पहला काम है टाइटल ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो जी अब आगे चलते हैं। वेबसाइट का नाम मतलब वो है टाइटल है, ये टाइटल वेबसाइट URL है। वेबसाइट क्या है आपकी, URL है। मतलब मैं ये लिखता हूं, देखिएगा अभी जरा, मैं लिखता हूं स्टार्स एकेडमी लाहौर, लिख दिया। अब ये देखो क्या लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है HTTPS, ये वेबसाइट है, इसे हम बोलेंगे URL। ये हमारी वेबसाइट का URL है, और उसके नीचे जो आ रहा है वो क्या है, टाइटल है, और टाइटल के नीचे जो आ रहा है, इन तीनों चीजों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेज के ऊपर लिखी हुई है। वेबसाइट नहीं है ये हमारी, ये सब वेबसाइट रेफरेंस है। एक URL है जिसके थ्रू हम उधर जा रहे हैं, यानी हमारी डोमेन आ रही है। दूसरा टाइटल है, टाइटल किसके लिए है, क्राउलर के लिए। अभी मैं आपको क्राउलर का कॉन्सेप्ट आज देता हूं, ये क्राउलर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा टाइटल है और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। इस पे क्लिक करते हैं, देखें जरा क्या खुलता है, क्या खुला, वेबसाइट खुल गई। अब ये कंटेंट लिखा हुआ है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, और इसका नजर क्या आ रहा है हमको, टाइटल। चलो इसको खत्म कर दो, इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं और वापस आ जाते हैं उस पर नोटपैड में। अब मैं कहता हूं आप क्या गलती करते अगर करते तो, सेव एज फर्स्ट लिखा, चले जी आपने कहा इसकी एक्सटेंशन भी लगा लेता हूं मैं, ठीक है, कि भाई HTML लगानी है, मगर मैंने नीचे से कुछ चेंज नहीं किया। देखते हैं अब क्या होता है, इस फाइल के साथ क्या होता है। पहली फाइल तो ठीक बन गई है हमारी, क्या किया था हमने, नीचे से ऑल टाइप्स कर दिया था, इसमें नहीं किया हमने, तो देखते हैं किस एरर का हमें सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट वन कर दिया इसका नाम, अब इसने बना ही दिया, वैसे भी बना दिया। होना ये था कि इसके साथ बताओ क्या आना था, यूं आ जाना था इसके साथ लिखा हुआ टेक्स्ट, और इसका आइकॉन क्या होना था, फिर वो पेंसिल वाला आइकॉन बन जाता। ठीक है, तो इस तरह का आपका जब आइकॉन बन रहा होगा तो आपने क्या समझना है, ठीक है, आपने फौरन समझना है कि आपने उसकी एक्सटेंशन ठीक नहीं है। जो मैं .html रख रहा हूं, ये क्या है, फाइल की एक्सटेंशन। जब भी आपने वेब पेज की फाइल बनानी है, HTML की फाइल बनानी है, तो उसकी एक्सटेंशन आपने क्या रखनी है, HTML रखनी है। ले जी वापस आ जाए, और अब जरा पेज के अंदर आते हैं। अभी मैं डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा आज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात हमने बाद में करनी है। अब आ जाते हैं बॉडी में, और बॉडी के अंदर जो सबसे पहला टैग हम देखने जा रहे हैं वो है हेडिंग, H1।
मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जी बड़ा ही लिखा है मैंने, स्मॉल भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। छोटे बड़े से कुछ नहीं होगा, ठीक है, छोटा भी लिख लो बड़ा भी लिख लो, डजेंट मैटर, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या लिख लिया, /H1, समझ आ गई। और इधर मैंने लिख लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा हुआ है ना आप लोगों ने, आता है यूज करना जिसने नहीं सीखा हुआ, हेडिंग स्टाइल नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। जो स्टाइल 1 होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो शेडिंग नंबर की स्टाइल होता है वो छोटा होता है, ऐसा छोटा होता है। यही हेडिंग स्टाइल यहाँ पर भी है, टोटल 6 हेडिंग स्टाइल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडिंग स्टाइल है, तो यहाँ भी इसमें नहीं है। देखा भी आप अपना पेज बना रहे हो, जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो तो आप लोग मार्कर पकड़ा होता है, हेडिंग लिखते हो, फिर पेन पकड़ लेते हो, फिर हेडिंग लिखते हो, फिर मार्कर पकड़ लेते हो। तो उसने कहा आप भी तो वेबसाइट बना रहे हैं, तो लूप ऐसी होती है, ये भी किसी को पता लगे कि आपका टॉपिक क्या है, तो हेडिंग वाइज काम करें, और सब हेडिंग वाइज काम करें। यानी कि ये नहीं है कि पूरे वेब पेज की एक ही हेडिंग होगी, एक हेडिंग से ज्यादा हेडिंग होगी और आगे से सब हेडिंग भी होगी। तो फिर कहता है कि भाई ये मुख्य हेडिंग मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आपने इस्तेमाल करना है। लो इधर आ जाते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ, ये काम तो आते हैं ना सबको करने, Ctrl+V, तो इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2, और इसको भी 2 कर दूँ, ताकि हम देखेंगे कि इनको इस्तेमाल करने से डिफरेंस हमको यहीं पे नजर आ जाए, ठीक है। तो एक किस्म की हमारी डेफिनेशन भी साथ ही हो गई, ठीक है ना। H3, और इसको भी 3 कर दूं। हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, ये याद रखना। H4 हो गया जी। और ये H मैं सारे कर रहा हूं। अब आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अगर किसी दिन कोई किसी की प्रायोरिटी अपने इस कोर्स से ज़्यादा हुई, किसी एक दिन भी इस कोर्स से ज़्यादा हुई, तो वो समझ ले कि ये कोर्स चलेगा नहीं आगे। फिर आप सिर्फ कोर्स का टेन्योर पूरा करेंगे और शायद पास होकर सर्टिफिकेट भी ले लें, फ़ायदा कोई नहीं है इसका। अब आपको इस कोर्स के साथ रहना है, और अगर मैं रात को 2-3 बजे तक बैठ के काम कर रहा हूँ ना, तो ये कोई महीना का आपको भी रातों को जागना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको समझने के लिए जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस की। अदरवाइज आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल ऐसी फारिग सी चीज़ है, कोई इसकी कोई वर्थ नहीं है इसकी। मतलब मैं पढ़ाई जाऊँगा रोज़ाना टैक्स, ऐसे ही है ना, 6 दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी टैक्स, और क्या होगा, अगला टॉपिक आ जाएगा, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। लो जी, मैं एक दिन मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए अचानक हादसा होगा कि आज SEO खत्म हो गई है, ठीक है, आपको भी लो जी खत्म हो गया, तो मुझे बताना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि आप इंटरेस्ट से करेंगे तो आप कहोगे यार ये मैंने वेबसाइट खुद बनाई है, चेंज की है, इस वेबसाइट को मैंने चेंज किया है, इसमें ये SEO लगाई है, मैं आपको सब डोमेन भी दूंगा, आप उस पर लाइव करके उसको रिजल्ट भी देखना। लेकिन ये मेरे देने से ज़्यादा आप लोगों को भी रातों को जागना पड़ेगा, फिर होगा ऐसे। अगर समझ लो कि महीना 1.5 महीना जो रह गया हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कामों की प्रायोरिटी में इसको लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, तो फिर हम कर लेंगे। लो जी, ये 5 भी हो गई, तो ये 6 भी हो गई। अब ज़रा देखते हैं कि अब हमारी फाइल में चेंज क्या आता है। अब मैंने क्या लगा दिया, हेडिंग स्टाइल्स। इसके बाद मैं हेडिंग स्टाइल की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा आपको SEO के हवाले से। सेव एज, तो ऐसे ही एंटर हो गया गलती से, उसका कोई ठीक है। अच्छा, ये एडिटर है, इसको ये नहीं पता कि आप इधर जब मैं मैनुअल स्पेस देते हो ना, तो वर्ड में देते हैं तो स्पेस करके प्रिंट निकाले तो आगे ही प्रिंट होता है। ये ऐसा नहीं है, ये टेक्स्ट एडिटर है, इसका मैंने कहा इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। इसे किस चीज को समझना है सर, ये वो जो लेस देन और ग्रेटर देन का निशान है बाहर होने, इसके लिए वो चीज अंडरस्टैंडेबल है बस। वो भी इसलिए कि मैं इसकी एक्सटेंशन HTML रखा हूं, अदरवाइज इसको वो भी समझ में ना आए। और ये बिल्कुल सिंपल टाइपिंग है, जैसे टाइपराइटर से करते हैं, ठीक है। सर आप वो भी है ना, जो अगर मिस्टेक हो तो डालता नोटपैड प्लस प्लस, मतलब अगर मिस्टेक हो तो वो हाईलाइट करेगा, लेकिन वो नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे। और बहुत सारे नोटपैड है, मैं प्रोफेशनली जो यूज करता हूँ ना, नोटपैड प्लस यूज करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज करता हूँ वेबसाइट एडिट करने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद हम प्लस पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। एक आज का दिन इस पे करते हैं ना, ताकि आपको पहले इसका सारा इंटरफेस समझ में आ जाए।
अब क्या करें इसको, ये अगर किसी को हुआ ना कि मुझसे फाइल सेव नहीं हो रही मुझे वर्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि तवज्जो नहीं थी इधर। मैंने ये बड़ा रुक कर समझाया ये पॉइंट कि आपकी फाइल सेव होने में आपको इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो जी, इसको अब हम नाम ही चेंज कर लेते हैं, हेडिंग, ठीक है ना, स्टाइल, चलो जी ये नहीं लिखते हेडिंग स्टाइल 1 2 3, हेडिंग स्टाइल प्रैक्टिस लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने फाइल को लिखने का भी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म यूज किया। आमतौर पर हम फाइलें बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेडिंग स्पेस स्टाइल स्पेस 6, ये भी एसईओ का असूल है कि फाइल नेमिंग कैसे करनी है, आपको स्पेस नहीं देना, यानी आपके जो यूआरएल होंगे उनमें आपने स्पेस नहीं देना बल्कि क्या यूज करना है, डैश यूज करना है। दूसरे नंबर पर आपकी जो वेबसाइट होगी, हम क्या कह रहे हैं कि वेबसाइट के कीवर्ड्स की बेसिस पर ऊपर आना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको फाइलें बनाएं तो लाजमी है उस फाइल में खास सेट है, वो खास डेटा किसी खास कीवर्ड पे बेस करता है, तो हमने अपनी फाइलों के नाम भी कीवर्ड्स की बेसिस पर रखने हैं। जैसे मैंने ये कहा कि ये वाली जो फाइल थी मेरी, ये क्या थी, आपको सिखा रही थी हेडिंग स्टाइल, ठीक है ना। तो अगर ये आपका वेब पेज है तो लोग हेडिंग स्टाइल लर्न करना चाहें, इसका नाम ही हमने रख दिया हेडिंग स्टाइल, तो इस तरह के नाम रखते हैं, ठीक है। करते हैं सेव, हाँ जी HTML गुड, HTML नहीं रखा हम लोगों ने जी, ठीक है, हो गया ना। चलो जी इसको सेव करो, इसमें स्पेस नहीं दी ना सर, बिल्कुल नहीं दी, यही मैं कह रहा हूँ आपने स्पेसिंग नहीं यूज, कहीं पर भी स्पेस नहीं दी मैंने, डॉट लगाया। कभी भी फाइल नेम का दो हिस्से होते हैं, नाम और एक्सटेंशन, नाम और एक्सटेंशन के दरमियान में स्पेस अलाउड नहीं है, इल्लीगल करेक्टर है, ठीक है। इल्लीगल करेक्टर उसको बोलते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लो जिसे सेव करें, अब आ जाए वापस उसी फोल्डर में, अब हमारे पास 2 फाइलें हो गई, ये है जी। चलाएं इसको भी जरा देखते हैं अब क्या होगा, समझ आ गया, हेडिंग स्टाइल्स का पता लग गया। अब ये जो 2 चीजें पढ़ी हैं ना आपने, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं एसईओ के। गूगल में क्या कहता है, गूगल कहता है भाई आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है, आपका टाइटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो मैं उसकी लिमिटेशंस दूं उसके मुताबिक होना चाहिए। आज लिमिटेशन को हम डिस्कस नहीं करें, ठीक है, जब वेबसाइट पे जाएंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी हमने सिर्फ देखा कि टाइटल लगाना कैसे, उसके बाद उसने कहा कि आपकी वेबसाइट है और उसके अंदर आपने हेडिंग स्टाइल यूज नहीं किया हुआ, इसका मतलब यह है कि आपने बहुत बड़ा ऑन साइट एसईओ का फैक्टर इग्नोर कर दिया। आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट होगा वो हेडिंग्स की सूरत में होगा, यानी हेडिंग्स बनी होंगी और ब्लॉक्स बने होंगे, यानी अगर मैं इसको पैराग्राफ की सूरत में होगा और मैं एक बुक लिखूं और उस बुक के अंदर मैं कोई 500 पैराग्राफ लिखूं और उसमें एक ही हेडिंग ना हो, किसी को समझ आएगी मेरी बुक है क्या, किसी को भी नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग लगाऊंगा तो समझ आ जाएगी गूगल भी यही कहता है भाई आपके पेज का जो कंटेंट है उसको मैंने रीड करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये वाला जो ब्लॉक है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई बात? चलो ये क्लियर होगी हेडिंग्स। 2 चीजें हमने पढ़ ली, एक टाइटल पढ़ लिया और एक हेडिंग पढ़ ली। आ जाए वापस। तीसरी चीज इमेजेस, कि हमने अपनी फाइल के अंदर इमेजेस कैसे लेकर यानी इमेज को लाने के लिए जो हमारे जैसे हमारे पास हेडिंग को लाने के लिए क्या था, एज और नंबर, ऐसी था ना। यानी कि अगर मैं हेडिंग के टैग का सिंटेक्स आपको बताऊं तो क्या था, एज एन, यानी एच ए H1 H2 H3, इसलिए मैं कह रहा हूं एज और एन। इसी तरह जब आपने इमेजेस लगाने हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है, IMG, ठीक है। यानी इमेज लगाने के लिए हमारे पास सिंपली टैग कौन सा है, सिंपल सी बात है कि IMG टैग। ये टैग क्या कर रहा है, इमेज ऐड करेगा। यानी कि मैं यूं कहूं, अगर ये देखें मैं क्या कहने लगा हूं, बल्कि यहां पर मैं एक टैग और भी इस्तेमाल करने लगा हूं, ये आप देख के मुझे खुद ही बता देंगे कि मैंने क्या टैग इस्तेमाल किया। राइट, स्ट्रॉन्ग। आपने मुझे बताना है, जब इसकी आउटपुट देखेंगे फिर बताना है आपने क्या है।
और यहां पर मैं लिख लेता हूं img टैग इज यूज्ड टू, डिफाइन कर रहा हूं मैं साथ ही, ठीक है ना, टू इंसर्ट इमेज इन HTML फाइल। ठीक हो गया जी कि HTML फाइल में हमने इमेज लाना है तो ये है। अगर मैं ये कहूँ कि उसका सिंटेक्स क्या होता है, अब ये सिंटेक्स जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ सिंटेक्स, इसको समझना आपने सिंटेक्स से मुराद क्या है। मैं लिखता हूँ फिर आपने देखना है। EXT से क्या मुराद है? शाबाश, एक्सटेंशन। ठीक हो गया ना, यानी फाइल का नाम जब भी लिखेंगे नाम विद एक्सटेंशन। अच्छा, उसके बाद आल्ट, अब ये बताता हूं ये क्या है, ठीक है, और टाइटल, और चलो ये रहने दो, बॉर्डर छोड़ दो। अच्छा, और स्लैश आई है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। अब सिंटेक्स का तो कुछ क्लियर हो ना, व्हाट इज सिंटेक्स, यानी कि उसको करने का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मैंने डायरेक्ट एग्जांपल नहीं कही, पहले उसका सिंटेक्स बताता हूं। यानी कि सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं कोई तस्वीर लाना चाहता हूं अपनी फाइल में, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था मैंने, तो उसके नीचे की तस्वीर है। तो तस्वीर लाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? img। अब तस्वीर भी तो बता रही है ना कौन सी लानी है, ये है कौन सी वाली तस्वीर, तस्वीर कहां पड़ी हुई है, ठीक है ना, तस्वीर का नाम क्या है, यानी उस फाइल का क्या नाम है। आपके पास कितने सारे इमेजेस हैं, आप फोटोशॉप में भी बनाते हो ना इमेजेस, उसके बाद उसे सेव कर लेते हो, या उसे png बना लेते हो, या उसे jpg बना लेते हो, ये इमेज फाइल। सो आपने यहाँ मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पहली जो इमेज फाइल है उसका नाम है ali.jpg। कैसे लिखूंगा, यहां से बताएं, फाइल नेम की जगह लिखूंगा अली और txt की जगह लिखूंगा jpg। बात समझ में आ गई है? मेरी जो इमेज फाइल है उसका नाम है flowers.png। तो flowers.png कहां लिखूंगा? फाइल में और एक्सटेंशन की जगह, यानी जो भी इमेज आपने लाना है उसका यहां पर आपको क्या करना है, नाम लिखना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज आ रही है? alt स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। अब इससे अल्टरनेट का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर अल्टरनेट का ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक वेबसाइट है, इसमें आपने बड़े इमेजेस लोड किए, चलते चलते क्या हुआ, कभी कुछ बाई मिस्टेक आपसे ऐसी गलती होगी कि इमेज का पाथ गलत हो गया। जब इमेज का पाथ गलत हो गया कि भाई इमेज आपने फलाना जगह पर सेव किया हुआ है, लेकिन आपने लिखने में कुछ गलती कर दी, जहां पर वो सेव नहीं था आपने वो लोकेशन दे दी, तो इमेज खुलेगा? नहीं खुलेगा, एकदम ऐसे आ जाएगा जैसे कुछ वजूद नहीं है। तो इमेज का टैग आपसे कहता है कि अगर ऐसे हो तो उसकी जगह पर मुझे जो अल्टरनेटिव टैग्स लगा, ठीक है। अब ये दो इसके काम है, पार्ट टैग है। एक काम है क्रॉलर के लिए, चलो अब पहले थोड़ा सा क्रॉलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉलर होता है, क्रॉलर क्या है? क्रॉलर ऐसे है जैसे कि हमने वीक सोल्यूशन का लेना एक बंदा है किया हुआ है जो सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलती है, ठीक है। तो हर क्लासरूम में जाता है और क्लासरूम में जाके 10 मिनट के लिए पीछे बैठ जाता है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि क्या वो टीचर को मॉनिटर कर रहा है, ये भी हो सकता है, या वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहा है और पीछे बैठकर एक लिस्ट, चले हम कहते हैं जी एक लिस्ट बना लेता है स्टूडेंट्स की कि जनाब इस वक्त स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है, बैठ के 5 बच्चों के नाम लिख के चला जाता है। फिर दूसरी क्लास में जाता है, फिर तीसरी क्लास में जाता है, उसने एक खास टाइम रखा हुआ है जाने के लिए कि भाई मैंने ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक एक क्लास में बैठा रहेगा, कोई ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट उसमें उसने ऑब्जर्व कर लिया 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, 4 के नाम लिख के ये जबरदस्त स्टूडेंट्स। अब वो ये वाली प्रैक्टिस करता है रोजाना, रोजाना ये प्रैक्टिस करता है। जब वो रोजाना ये प्रैक्टिस करता है तो 30 दिनों के बाद क्या करता है, वो एक रिपोर्ट बनाता है। तो कहता है जनाब ये जो सेक्शन ए है, ठीक है ना, उसके अंदर से वो 3 स्टूडेंट्स निकालता है और उनमें से कोई एक स्टूडेंट होता है जो 30 डेज की रिपोर्ट पर नंबर 1 आ रहा है, एक स्टूडेंट होता है जो 30 डेज की रिपोर्ट पर नंबर 2 आ रहा है। बात समझ में आई? पहले क्या किया उसने? पहले उसने क्रॉल किया, अब वो वापस इधर आ गया, ठीक है ना। पहले उसने क्रॉल किया, उसके बाद उसने इंडेक्स किया। पहले उसने क्या किया? एनालिसिस किया कि अच्छे बच्चे कौन से हैं, लिस्ट बनाता रहा उनकी। उसके बाद उसने 30 दिनों के बाद देखा कि भाई ये पहले दिन ये 2 अच्छे थे, तीसरे दिन ये तीसरे वाला था ये ऊपर आ गया, चौथे दिन जो पहले वाला था पहले वो फिर ऊपर वही आ गया। उसकी बेस पर उसने एक एवरेज रिपोर्ट निकाली और देखा कौन सा सबसे अच्छा बच्चा, उसको नंबर 1 कर दिया। यही काम गूगल का क्रॉलर कर रहा है।
वो क्या करता है, हर वेबसाइट को क्रॉल करता है। ठीक है, अब आपने ये भी पूछना अभी पूछना कि क्रॉलर क्या कर कैसे कर रहा है, हमने कोई देखा नहीं उसको, ये भी अभी आपको बता दो ये क्या है। ठीक है, वो कर रहा है और क्रॉल करता है, रोजाना आके क्रॉल करता है और क्रॉल करके ये देखता है कि भाई ये जो वेबसाइट है ये कितनी ज्यादा हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। जैसे उसने कहा कि अच्छा बच्चा कौन सा है, तो क्रॉलर ने देखना है कि अच्छी वेबसाइट कौन सी है। अब अच्छी वेबसाइट का मतलब कलर्स नहीं है, अच्छी वेबसाइट का मतलब कि कौन सी वेबसाइट है जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। ठीक है ना, बच्चे का स्टैंडर्ड क्या था, ऐसा कौन सा बच्चा जो पीक सॉल्यूशन में जब एडमिशन हुआ था तो उसको एक रिपोर्ट लिस्ट दी थी, एक कागज दिया था, उसके ऊपर 20 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि भाई ये 20 डिसिप्लिन पॉइंट्स हैं, तुम इन डिसिप्लिन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो तुम एक वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट होगे इस पीक सॉल्यूशन के। गूगल ने भी कहा कि भाई ये फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर तुम इन नंबर ऑफ फैक्टर्स को फॉलो करोगे तो मैं ये कहूंगा कि तुम बहुत अच्छे ऑप्टिमाइज होगे हो मेरे पास आके। अगर तुम ये फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जमीन से नीचे की फेंकता जाऊंगा, नीचे ऊपर नहीं आने दूंगा कि तुम मेरे स्टैंडर्ड को फॉलो, समझ आ गई बात की। तो गूगल का एक क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट के ऊपर चलता है। जितनी भी वेबसाइट्स लाइव होती हैं उनके ऊपर एक ऑटो सॉफ्टवेयर चलता है जिसको हम देख नहीं सकते, फिजिकली हम नहीं देख सकते। यानी कि बेसिकली होता है कि एक सर्वर में फाइल उसके बैक एंड पर एक क्रॉलर चलता है जो उसको देख रहा है। अब जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं कैसे एक को देख रहा है, क्रॉलर का अपना एक स्पेसिफिक टाइम है, हर वेबसाइट के लिए उसने एक टाइम रखा है, उसे बोलते हैं क्रॉल टाइम। वो उतना ही देर उस वेबसाइट पे रहेगा। अब ये भी हो सकता है जैसे कि हमने स्टूडेंट की एग्जांपल दी, अब वो जब क्रॉल करने आया उस टाइम 3 बच्चों ने बड़ा अच्छा एटीट्यूड दिखाया, कि हम दिव्य बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं हम लोग। जैसे ही वो चला गया वहां से तो बच्चों ने शोर डालना शुरू कर दिया। अब वो जो क्रॉल टाइम, अब क्रॉलर को जब हम देखें तो वो जिस क्रॉल टाइम में यहाँ पर आया उस क्रॉल टाइम में उसके पास जो कंटेंट उसको नजर आया, क्या वो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट उसको नजर आया कि नॉन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट उसको नजर आया। अब हो सकता है कि उसको नॉन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट पहले नजर आ गया और ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट तक इस क्रॉल टाइम में वो पहुंच ही नहीं सका। इसका क्या मतलब हुआ, वो कैसी खबर लेकर जाएगा भाई, ठीक है ये वेबसाइट अच्छी, इसे उसके पास टाइम है, उसकी शाम तक नहीं बैठना होता, उसने अपना एक टाइम लेकर आया था। वो टाइम कैसे रहता है, वो वेबसाइट को देख के, वेबसाइट के साइज को, वेबसाइट के कंटेंट को देख के टाइम मैनेज करता है कि मुझे इतने कितनी देर है। और हम जोर जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि भाई इसको छोड़ दो इसको पढ़ लो, ठीक है, हम कहेंगे कि ये वाला डाटा ना पढ़ो, लेकिन ये नहीं कहेंगे वो डाटा हम कहेंगे वो कौन सा डाटा होगा जो इररिलेवेंट होगा, ये भी आगे जाकर हम देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ क्रॉल और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा। जब क्रॉल हुआ तो उसने इंडेक्स किया, और अगर हमारी वेबसाइट इस काबिल ही ना समझी गूगल ने कि भाई ये क्रॉल नहीं हो सकती, उसकी क्रॉलिंग ब्लॉक है, जब उसकी क्रॉलिंग ही ब्लॉक है तो क्या वो इंडेक्स होगी, जब वो इंडेक्स ही नहीं होगी तो वेबसाइट ऊपर आएगी। समझ आ गई बात, अब क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये आपकी एसईओ क्रॉलिंग के गुण, यानी अगर हम अपनी वेबसाइट को क्रॉलेबल ही नहीं बना सके तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने क्या एसईओ की, इसमें की ना। अब वेबसाइट को क्रॉलेबल बनाने में डेवलपर का भी रोल है, ठीक है ना, उसमें डेवलपर का भी रोल है। अगर आपकी वेबसाइट बनी थी स्लो वेबसाइट, स्लो वेबसाइट को वो क्रॉल नहीं करेगा। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो मोबाइल पे खोलो तो देखो गरीब तरीके से वेबसाइट नजर आती है, डेस्कटॉप पे खोलो तो ठीक है बड़ी स्क्रीन नजर आ जाता है, मोबाइल पे खोलो तो इतना छोटा सा कुछ हो जाता है समझ नहीं आता, इसका मतलब मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। गूगल कहता है कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, तब मैं इसको डेस्कटॉप पे भी क्रॉल करूं। समझ आ गई बात, आ जाए वापस जी, इमेज पे आ गए थे हम। अब ये ऑल टैग मैंने कहा था कि दो काम कर रहा है, एक काम कर रहा है यूजर्स के लिए और एक काम कर रहा है किसके लिए, क्रॉलर के। क्रॉलर के लिए क्या काम कर रहा है, अब मैं ये कहता हूं कि एक वेबसाइट है गूगल क्रॉल कर रहा है, अब गूगल से क्रॉल करने लगा हुआ है तो क्या है, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि गूगल में एक वेबसाइट बनी हुई है, कोई मूवीज इंडस्ट्री की वेबसाइट बनी है, उसमें हीरो की तस्वीरें भी हैं, हीरोइन की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, विलन की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, तो आपको लगता है कि क्रॉलर को ये कुछ समझ आ रहा होगा ये क्या है। क्रॉलर को तो नहीं बताना भी शाहरुख खान कौन है या कतरीना कैफ कौन है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा।
क्राउलर ने टेक्स्ट रीड करना है, हाँ उसने इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसने इमेज को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, उसने इमेज को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है कि इमेज हैवी तो नहीं है, इमेज लोड तो हो रहा है ना भाई, ये तो नहीं है कि मैं कवर कर रहा हूँ तो इमेज लोडिंग भी लगा हुआ है, खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ये ऑप्टिमाइजेशन है इमेज की। लेकिन उसे इमेज की डेफिनेशन कुछ नहीं पता कि इमेज है क्या, ये इमेज रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बल्कि क्राउलर किस चीज को देख रहा है, क्राउलर आपके इमेज के अंदर लिखे हुए आल्ट टेक्स्ट को देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी हमने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पर आपका, अगर मैं अभी इमेजेस पे जाऊं तो इतनी सारी तस्वीरें नजर आती हैं और उन तस्वीरों का कोई रोल नहीं है, बल्कि उनकी ऑप्टिमाइजेशन आल्ट टैग की वजह से हुई है। अब ये पूरे का पूरा टैग है, अगर हम इसको डिफाइन करें और मैं ये कहूं ना, ये टैग हो गया ना पूरा इमेज, तो ये जो लिखा हुआ है ना SRC, और ये जो लिखा हुआ है आल्ट, और ये जो लिखा हुआ है टाइटल, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। समझ आ गई? किसी भी टैग के अंदर हम जो ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑप्शंस क्या हैं, एट्रीब्यूट्स। यानी टाइटल एक एट्रीब्यूट है, आर्ट एक एट्रीब्यूट है, SRC एक एट्रीब्यूट है, और पूरा का पूरा इमेज जो है वो एक पूरा टैग। क्लियर? समझ आ गई बात? अब हम यहाँ पर तस्वीर भी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, आ जाते हैं। कहाँ था जी हमारा फोल्डर, ये था, यहाँ से कोई तस्वीर लेकर आते हैं, ऐसे ही है ना। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप वेबसाइट अपनी अपलोड करेंगे उसमें तो उसने एक फोल्डर बनाया होगा इमेजेस का, सारे इमेजेस उसमें पड़े होंगे। अब हम जब काम कर रहे हैं तो हमने अपना सारा डाटा ऐसे फैला नहीं देना, ठीक है, कि भाई कुछ कहाँ पड़ा है, कुछ कहाँ पड़ा है, आपने सारी चीज़ों को एक सेंट्रल पॉइंट पर रखना। और अगर आपने अपने इमेजेस को इमेजेस के फोल्डर से अपलोड कर दी, वेबसाइट मैंने डाउनलोड करके काम कर रहा हूँ तो फिर तो मैं उधर ही काम करूँगा उस फोल्डर में। अभी फिलहाल तो हम वेबसाइट के वाले से काम नहीं कर रहे, आपने अपने इमेजेस को कहाँ रखना है, इसी लोकेशन पर। अगर आप इसे किसी और लोकेशन पर रखेंगे तो आपको फिर बताना पड़ेगा लंबा चौड़ा क्या करना कि भाई ये डी ड्राइव के अंदर ए का फोल्डर है, ए के फोल्डर पे सी का फोल्डर है, सी के फोल्डर पे डी का फोल्डर है, उसमें एक इमेज पड़ा मुश्किल हो गया ना काम। तो ये ज़्यादा आसान लग गया कि उसी फोल्डर से उठाओ इमेज को और लाके यहाँ पेस्ट कर दो। इसमें नहीं बताना पड़ेगा, इसमें लोकेशन नहीं बतानी पड़ेगी, इसमें क्यों नहीं बतानी पड़ेगी, इसलिए नहीं बतानी पड़ेगी कि ये फाइल कहाँ से जा रही है, इसी फोल्डर से। ये समझ है कि भाई आपका इमेज भी उसी फोल्डर से। समझ आ गई बात? चलो जी आ जाते हैं, अब यहाँ कोई तस्वीर ले आते हैं। आप थकेंगे, अब थकेंगे, ठीक है, अकना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो लेक्चर हम 25-30 मिनट के बाद वाइंड अप कर लिया करेंगे, ठीक है। मुझे फील हो रहा है ना थकावट सी हो रही है अपना उनके जरूर आपको बच्चा सोने देता है और आप एक बजे तक बंद कर देते हैं लैपटॉप, देखो जाके बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आपने थकना है तो मेरी आपका 2 महीने का कोर्स है, तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। सर एक ऊपर से बेस्ट को कोई देखिए भी टेस्ट अभी वो बात तो बिल्कुल बताइए ना, वो फिर जैसे मर्जी में बात तो बताइए ना, वो बात ना करना और टेस्ट कॉपी करके जाके पेश कर लंबा नहीं होगा काम, कॉपी करना पेश करना एड्रेस लेना है, बताना है उसको काम पड़ा। आप लोग यूज नहीं होंगे, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं बेटे को अपना लैपटॉप पकड़ा देता हूँ, ठीक है, वो क्या करता है, मेरे लैपटॉप को रखता है मेरे टॉप फ्लोर पर, ठीक है, मेरे माउस को रखता है बेसमेंट में, ठीक है, और क्या है चार्जर छत पे छोड़ा है, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, पहले ना आपको बताया तो हुआ मैं यहाँ रखता हूँ, तो मुझे तो हेडिंग करनी पड़ेगी ना। जब मैं काम शुरू करूँगा एक दफ़ा मैं बेसमेंट में जाऊँगा, एक दफ़ा मैं टॉप पर जाऊँगा, तो कितनी अच्छी बात है, मैं उसे कहूँगा भाई मेरे रूम में जाके रख लूँगा, ये सारी चीज़ें मैं वहीं से पिकअप करूँगा। यानी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन भी तो हमारा काम है ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। और जब आपकी वेबसाइट बनी होगी ना तो वहाँ पर बस एक फोल्डर होंगे, यानी वहाँ पर एक फोल्डर होगा इमेजेस का, आप इधर उधर नहीं कर सकते, आपने इमेज के फोल्डर में अपने इमेजेस सारे डाल देने, फिर आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपका फोल्डर आपकी इमेजेस कहाँ पड़े हैं, वो सर्वर उसे खुद रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई मैंने खुद ही तो फोल्डर बना कर दिया हुआ इसको कि ये सिस्टम फोल्डर है तस्वीरें रखने के लिए, तो तस्वीरों में मैंने पिकअप यहाँ से, ठीक है। आ जाओ पिक्चर्स, यहाँ से कोई पिक ले लेते हैं यार, अगर है तो। पिक्चर्स ढूंढना भी वैसे एक मसला ही होता है, ये किस चीज़ की तस्वीर है ये भी नहीं पता, देख लेते हैं किस चीज़ की है। ये कोई मैप सा बना हुआ है, ओके छोड़ो इसको ले लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। Ctrl+C
और यहाँ से लाकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट वहाँ पर। अब ये इमेज आ गया यहाँ पर, इसका नाम मैंने रखा हुआ है 1। जरा इसको आप पढ़ें, इसका क्या है, पूरे का पूरा फॉर्मेट समझें इसको। इसका नाम क्या है 1, और इसकी टाइप क्या है। अच्छा, इसकी टाइप और एक्सटेंशन में भी फर्क समझना है। टाइप क्या है, फाइल की टाइप क्या है। फाइल की टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, तो हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल है। हम कहते हैं एक्सेल की फाइल है, तो हम कहते हैं एक्सेल की टाइप। ठीक है ना। इसी तरह जो आपके इमेजेस हैं उनकी जो टाइप है वो क्या है, जेपीजी, लेकिन इसकी एक्सटेंशन है वो जेपीजी है। टाइप इसकी है जेपीजी, एक्सटेंशन क्या है इसकी, जेपीजी। अच्छा, इस पे राइट क्लिक करें जरा। ये वो गलतियां हैं जो आपसे होनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों को आप यहीं से समझ कर जाएं ताकि ये मिस्टेक्स आप ना करें। जी आ गया, वो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आ रहा है, कह रहा है टाइप ऑफ फाइल, आ रही है ना। यहाँ से आप इसका टाइप भी देख सकते हो, साइज साइज वगैरह भी देखना हो तो देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस फाइल का रेफरेंस देना है उधर जाके, ठीक है। अगर ये फाइल नहीं पीएनजी लेंगे ना, या पीएनजी होगी, फोटोशॉप पढ़े ना आपने, तो उसमें बनाते हैं ना इमेजेस आप जरा, और नेट से जब डाउनलोड करोगे तो वो वैसे आ जाएगी आपको, या जेपीजी होगी या पीएनजी होगी, तो आप टाइप देख लेंगे, तो दोनों कर लेंगे, 100% दोनों के ओटी करेंगे, टीएफ बीएमपी ब्ला ब्ला, इतनी सारी इमेज फाइल, जो कोई भी इमेज फॉर्मेट चलाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। लो जी F2 किया मैंने इसको और कंट्रोल C कर दिया, ठीक है। ये तो वैसे नाम छोटा सा था ना, मैंने इसीलिए रखा होगा इसका नाम छोटा, कि हमें लिखना हो तो लंबा नाम ना लिखना पड़े, ठीक है। नोटपैड में आओ वापस। अब ये 1 कहाँ लिखेंगे हम, ये फाइल का नाम है, और एक्सटेंशन क्या थी, ठीक है। और यहाँ पर आल टैग में क्या आ रहा है, अब मैंने क्या बताया कि क्रॉलर को भी ये हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, और यूजर को भी ये हेल्प कर रहा है। यूजर को भी अगर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा तो समझ लेंगे फाइल के साथ गुस्सा होगा, ये नजर नहीं आएगा, ये यूजर को सिर्फ उस वक्त नजर आएगा जब इमेज खुलेगा। इमेज कब नहीं खुलेगा, जब आप उसका नाम लिखा होगा, उसका पासवर्ड लिखा होगा, तभी खुलेगा, नहीं करप्ट हो जाएगा। लेकिन ब्राउज़र से हर बार देखेगा बेसिक स्क्रीन पे नजर ना आएगा, ब्राउज़र से डेवलपर को पता लग जाएगा कि ये एरर आ रहा है, लेकिन जैसे हमने नहीं, हमें एरर नहीं शो करना। देखो एरर, हमें वेबसाइट पर अपना एरर लिखना ही दिखाना है, हमने तो हर हालत में अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना है, और हमने किसको हेल्प करनी है यहाँ पर, क्रॉलर को हेल्प करनी है, ठीक है ना। इमेज नजर नहीं आ रहा, दो कुछ भी नजर आ रहा है तो यूजर के तो किसी काम का नहीं, ठीक है ना। यूजर को तो इमेज ही चाहिए था ना, लेकिन क्रॉलर को क्या चाहिए, वो कीवर्ड चाहिए जिसकी बेस पर आपकी वेबसाइट में क्रॉलर, और ये आर्ट एट्रीब्यूट आपको गूगल इमेजेस नजर आते हैं ना, वो उस वेबसाइट से आते हैं जिन्होंने इमेज का आर्ट एट्रीब्यूट, लेकिन हमने पीछे क्रॉलर को डिजाइन से पूरी करके देनी है और आगे कस्टमर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब मिसाल के तौर पर हम ये कह लेते हैं, मैप सपोज कर रहे हैं, मैंने एक मिसाल के तौर पर कर दिया, मैप ऑफ बिल्डिंग, ये तकरीबन आप 140 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें भी आपने अपने टाइटल को कवर करना है, और आपका जो कीवर्ड है उसकी मैच भी होनी चाहिए आपकी तस्वीर के साथ, ठीक है ना। ये ना हो कि तस्वीर में कुछ और चीज लिखी हुई है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ और चल रहा है, जो इमेज के ऊपर भी तो टेक्स्ट लिखा होता है समटाइम। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, टाइटल। कि टाइटल वो है जो, टाइटल ये चीज है, ये देखिएगा टाइटल किसे बोल रहे हैं, माउस इस पे रखे, वो क्लोज लिखा हुआ आ गया। हम ये कहते हैं जब कोई बंदा हमारी पिक्चर के ऊपर माउस रखे तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और हम इंटेलिजेंटली यहाँ पर भी अपना कीवर्ड यूज करते हैं, यानी हम क्रॉलर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गए। ये समझ आ रही है ना आपको बात, जब हम उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दूसरों से तो हमारी टैक्सिंग ऊपर आ जाएगी। लो जी, यहाँ पर भी यही कर लूँ मैं टेक्स्ट आपको समझाने के लिए फिलहाल। ठीक है, चलो लग गया इमेज, कोई इसमें एरर उरर तो नहीं नजर आ रहा। बेसिकली जोन सी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने एक वेबसाइट बनाई है और हमने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उन कीवर्ड पे करना है जो यूजर्स लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे अपने कीवर्ड्स को इंटेलिजेंटली देखना है कि कौन कौन से इमेज पर कौन सा कीवर्ड लगाया जा सकता है।
और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे एक टाइटल बहुत बड़ा फैक्टर है एसईओ का, अब ये साथ साथ एडिटिंग भी कर रहे हैं, एसईओ के फैक्टर्स को भी साथ साथ देख रहे हैं। इसी तरह हेडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मेन फैक्टर है, और तीसरा इमेज का आर्ट एट्रीब्यूट और इमेज के ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर मैं इमेज की ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं मुख्तसर, तो उसमें क्या चीज आ जाएगी, एक तो आर्ट एट्रीब्यूट, एक इमेज का साइज, इमेज का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक इमेज का नाम, क्या आपने उसकी नेमिंग कैसे की है। मिसाल के तौर पर मैंने की नेमिंग कर दी, मैंने लिखा ऑनलाइन स्पेस एनएमडीकैट स्पेस प्रिपरेशन फाइल का नाम, तो आपको पता है स्पेस देके फाइल का नाम लिखो तो बीच में 20% लिखा हुआ आता है ना, जब वो पास खोलते हो गूगल पे अजीबोगरीब का नाम मिल जाता है ना उसका, तो क्या समझ आएगी गूगल क्राउलर को क्या है ये। सो हमने वहां पर भी कीवर्ड डाला, यानी ये तीनों चीजें मिलकर इमेज की ऑप्टिमाइजेशन मुकम्मल हो गई। यानी इमेज, मेरे पास एक इमेज है स्पोर्ट्स का है, मेरे पास एक इमेज है, मैंने नेट से डाउनलोड किया या फोटोशॉप से डिजाइन किया, पता लगा जनाब उसका साइज बन गया 890 किलोबाइट्स। आपका कंप्यूटर भी उसी तरह का इमेज यूज करता है और उसका साइज 120 किलोबाइट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके कंप्यूटर आपने भी उस इमेज की साइज को उस हद तक रिड्यूस करके नीचे लेकर जाना है कि वो नजर भी ठीक आए और उसका छोटा हो, ताकि वो ज्यादा स्पीड ना लोड होने में ज्यादा स्पीड ना। ठीक हो गया, चलें जी इसको सेव करें, इसको भी मैं इसी में डाल रहा हूँ, एक ही फाइल में सब कुछ डाल रहा हूँ। ठीक है, इमेज भी हो गया। इसमें मैंने एक चीज और यूज की थी जो मैंने कहा था कि आपने मुझे बतानी है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग भी आपका मार्कर है, एक बड़ा मार्कर है और एक छोटा मार्कर है। ठीक है, हेडिंग्स के लिए जो हमने लिखा था वो ज़्यादा थिक मार्कर यूज किया। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसा मार्कर है जो आम लाइफ में हम मार्कर यूज करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी इसको चलाएं, देखते हैं क्या होता है। फील हुआ है, कुछ गलतियां भी हुई हैं, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग समझ में आ गया क्या है। स्ट्रॉन्ग भी एसईओ के लिए एक अहम टैग है। वो कहता है भाई आपने जो अपने कीवर्ड यूज करने हैं उनको स्ट्रॉन्ग के एट्रीब्यूट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हेडिंग में स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करेंगे, हेडिंग में क्या यूज करेंगे, हेडिंग्स का पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। समझ आ गई ना बात, जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे वहां पर हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक एरर हमें आ गया, देखते हैं हमने गलती क्या की है, यानी कि एक मिस्टेक हो गई है हमसे। अब आप देख रहे हो, आपको आल्ट टैग नजर आ रहा है, आल्ट टैग नजर आ रहा है ना, क्योंकि हमने दिया हुआ है आल्ट टैग। अब ये आल्ट टैग आपको नजर आ रहा है, यही आल्ट टैग हम क्रॉलर को भी दिखा रहे थे। अब आ जाते हैं, जरा देखते हैं कि हमारी मिस्टेक क्या है, उस मिस्टेक को रिकवर कर लेते हैं जी। क्या नाम है जी फाइल का, चलो अब इसको सेव करें और ये कहाँ चल रही थी फाइल मुझे भी नहीं पता, इसको दोबारा वहीं से ही चला लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की, कौन सा टैक्स क्यों आना था, वो कब आना था, वो एरर आ रहा वो कब आना था, मैंने इतनी लंबा जलसा भी किया एरर वो कब आना था, जब आपका इमेज लोड नहीं हुआ एरर वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट था, वो कहता है इमेज का अल्टरनेट है जी। तो अल्टरनेट कब आएगा, जब असल वाला नहीं आएगा, असल वाला नहीं आएगा, अब ये तो हुआ क्लाइंट्स के लिए। जो ब्राउज़र है उसको हर दफा वही नजर आ रहा है, उसको ये वो इसको नहीं देखता, वो उसको देख के कुछ नहीं कर रहा, वो आर्ट टैग को देख रहा है, इमेज की भी आर्ट, इसको क्या देख रहा है, वो इसको ये देख रहा है कि इसका साइज तो ठीक है जी, हैवी तो नहीं इमेज लोड तो सही होता है, लोड होने में टाइम तो नहीं लेता, इन चीजों को चेक किया है। इस इमेज का नाम कैसा है, स्पेसिस तो नहीं यूज हुए नाम के दरमियान में, वो इन चीजों को चेक कर रहा है। अच्छा, अब ये इमेज अपने एक्चुअल साइज में नजर आ गया, ऐसे ही है, इमेज हमें अपने एक्चुअल साइज में नजर आ गया। ये भी एक बैड फैक्टर होता है एसईओ, हमें इमेज के साइजेस को भी मैनेज करना। अब ये बैड फैक्टर कैसे है, बैड फैक्टर ऐसे है ये कि एक वेबसाइट खुल रही है, उसके ऊपर इतने सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, उनके साइजेस भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि ये जिम्मेदारी भी आपने गूगल पे डाल दी कि भाई ये मेरी तस्वीरें हैं, इनको एडजस्ट करो, 2 तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें हैं,
जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेता हूँ, ठीक है, और इस कमरे में पड़ी हुई है 5 कुर्सियाँ और बंदे भेज देते हैं 500, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, तो उठा दूँगा, ऐसे ही है ना, मेरे जिम्मेदारी पड़ गई ना, उसमें पड़ गया ना, मैनेज करना जो कुछ भी करना है। इसी तरह वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आपने अगर मैनेज नहीं किया साइज तो आपकी वेबसाइट जितनी दफा भी लोड होगी तो मुझे ये भी देखना है कि इसमें इमेजेस हैं कितने, और मुझे फिर मार्क भी करना है कि हर इमेज को कितनी स्पेस दूंगा, यानी उसका काम बढ़ गया, उसकी लोडिंग टाइम और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर आपने इमेजेस को साइजेस में किया हुआ है तो उसको पता है कि भाई पहले से वेबसाइट को पता लग गया कि ये इमेज मेरे पास आ रहा है, इसने इतनी जगह लेनी है, प्रॉपर हैंडलिंग होती है। समझ आ गई बात? सो इसमें साइज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और साइज देते कैसे हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग का नहीं पता चला वो, ये नीचे देखो बोल्ड नहीं हुआ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर हमने हेडिंग को बोल्ड करना है तो हेडिंग स्टाइल्स, यानी हेडिंग इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से करना है। ये तो हमारी हेडिंग है, उसको अगर हमें बोल्ड करना है तो हमें हेडिंग स्टाइल्स यूज करनी है, और अगर हमें पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग यूज करना है। उसके बाद एक टैग बोल दिया बी का, वो आप लगा के देखिए, सिर्फ बी और स्ट्रॉन्ग इक्वल एक जैसे, ठीक है, वो बोल्ड का है, वो बोल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा इतना नॉमिनल सा करके कि आपको नजर नहीं आएगा, जो सिर्फ बी फॉर बोल्ड, ठीक है। ले जिसका साइज भी चेंज करते हैं, वो कैसे करना है वो भी देख लो। पता लग गया? अब अगर मैं यहां लिखूं 23 तो इसका क्या मतलब होगा? 23 पिक्सल, ठीक है ना। और अगर मैं यहां लिख दूं, इसका क्या मतलब होगा? 23%। 23% का क्या मतलब है कि इमेज का जो भी साइज है उसका 23% इसकी विड्थ दिखाऊंगा। पहले मैं क्या कह रहा था, यानी मैं इन दोनों तरीकों से साइज कर सकता हूं, चाहूं तो पिक्सल में कर दूं, अगर तो मैं 4% का निशान दे दूंगा तो वो पिक्सल होंगे, अगर परसेंट लगा दूंगा, अब परसेंट का क्या मतलब है? 23% ऑफ इमेज साइज, उसके इतना परसेंट कर दो, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं जनाब, हमें लग रहा था कि इमेज इस तरह का है, तो मैं कहता हूँ इसकी विड्थ को कर दो 50%। वो फिर आपकी मर्जी है ना, जैसे मर्जी कर लें, वो आपकी चॉइस है, अभी भी पिक्सल में रख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह इसकी हाइट जो है वो हम कर लेते हैं 37% फॉर एग्जाम्पल, ठीक। सेव करें, ये देख लें कोड, फिर से आएंगे इसको, कम हो गया, मुझे जैसे मैंने कहा वैसे हो गया, ठीक है। जिस तरह मैंने उसे कहा करने को उस तरीके से ये हो गया। क्लियर होगी जी ये बात? कंप्रेशन आपने खुद से, आपने उसी रेफरेंस से इसको छोड़ा, मतलब नहीं होगी, छोटी करने को मतलब नहीं होगा, बड़ी करने से मतलब होगा, ठीक है। छोटी करने से तो उसके पिक्सेल्स खराब नहीं होंगे। हाँ, छोटी करने से पिक्चर कंप्रेस हो सकती है, दिखने में कंप्रेस हो। मसलन जैसे ये मेरा माउस है, तो इसको मैं छोटा करूँ तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, तो इसका स्ट्रक्चर फिजिकली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा दिखने में। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, कोई खरीदने जा रहा होगा तो कहेगा ये कैसा माउस इस कंपनी ने बनाया है, लेकिन जब वो जाकर देखेगा माउस बिल्कुल ठीक होगा, सिर्फ वेबसाइट पर उसकी तस्वीर गलत लगी होगी, ठीक है। सो ये बहुत अहम चीज़ है कि आप अपनी इमेजेस की जो कंप्रेशन लेवल है उसको मैनेज करना है साथ, कि ऐसे ना लग रहा हो कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को स्ट्रेच करके बड़ा किया हुआ है या अनस्ट्रेच करके उसको छोटा किया हुआ है, यानी उसकी असल शक्ल तस्वीर में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। एक ये चीज ध्यान में आ रही है, और साइड पे भी साइड पे उसको बाद में देखते हैं, अब जरा अपने हवाले से चलते हैं ना, ठीक है। बस याद रखना हम वेब डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसा चस्का दे रहा हूँ कि आप साइट खोलें और एडिट करें
और अपनी उस वेबसाइट को अपना बना रहे हैं। समझ आएगी? मैंने उस हिसाब से चीज़ें मैंने आपको बतानी है, और जब इतनी चीज़ें कर लोगे तो जो चीज़ें रहेगी वो उधर आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी खुद ही, और समझ भी आनी शुरू हो जाएंगी। वो कोड को हम अंडरस्टैंड करना सीख रहे हैं। अब इमेज के अंदर और क्या कुछ होगा, जब आप इमेज का खोल लोगे तो आपको उसके सारे और मजीद एट्रीब्यूट्स भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? तो हम उसको फिर आराम से देख लेंगे, ठीक है? जो हमने अल्टरनेटिव ऐड किया था इमेज के साथ, इमेज के रहते हैं फिर उसे ऐड कर सकते हैं। नहीं, आप अल्टरनेटिव को समझ नहीं रहे हो। आल्ट टैग है क्या? नहीं, इमेज के रहते हुए क्या बात होगी? जैसे कि इमेज ना चले तो वो हमें शो हो। नहीं यार, वो ये नहीं है ना, इमेज ना चले तो वो शो हो, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। लेकिन अगर देखिए इमेज भी नजर आए, आल्ट टैग भी नजर आए, वो आल्ट टैग नहीं है, वो आल्ट टैग नहीं है, वो टाइटल है जो हमने लगाया है। तस्वीर पे देखिए टाइटल भी हमने लगाया हुआ है, लगाया हुआ है ना, मैप ऑफ बिल्डिंग। और समझाने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ टाइटल इज, ताकि आपको पता लग जाए कि ये टाइटल है जो माउस ऊपर रखने से नजर आ रहा है। आया ना? ये टाइटल, ये भी कीवर्ड पे लगा दे तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई मेन फैक्टर नहीं है आपके पास, ठीक है? लेकिन ये है कि चलो नजर तो आ रहा है, आ भी टेक्स्ट की सूरत में ही है, तो हो सकता है क्रॉलर इसको भी कुछ समझ ले, ठीक है? हाँ जी, क्या पढ़ा है आज? कुछ याद समझ आ गया क्या पढ़ा है आज हमने? सारी आ गई है। अच्छा, एक और टैग देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है जी? नहीं, हेडिंग खत्म हो चुकी है। हाँ, हेडिंग में बॉडी में कर रहे हैं, बॉडी में, ठीक है? ये पैराग्राफ लगाया हुआ, ये पी लगा दिया हमने, तो मैं फिलहाल ये सारा टेक्स्ट रिपीट कर देता हूँ इसमें ना, समझाने के लिए सिर्फ। अब मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि पेज पे भी नीचे वाली लाइन में वो चला जाएगा। यहाँ पर पेज में नीचे वाली लाइन पे लेकर जाना है तो टैग्स यूज करने हैं, यानी कि पेज में नीचे, पेज की फॉर्मेटिंग नोटपैड की फॉर्मेटिंग नहीं है, पेज की फॉर्मेटिंग टैग्स की फॉर्मेटिंग है। अब देखो मैंने इतना सा टेक्स्ट लिख दिया है, बस इतना ही रहने देते हैं और इसको जरा रन करके देखते हैं ये कर क्या है। पैराग्राफ की फॉर्म में आ गया डाटा, समझ आ गई बात की? वहां पर लिख के मैंने एंटर किया था, यहां तो नहीं हुआ एंटर। चलिए अब उधर आए वापस, यानी कि पैराग्राफ को भी पता लग गया। अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा लिखा है ना यहाँ पर HTML फाइल, और क्या लिखा है जी HTML फाइल, ये इसके बाद का जो डाटा है वो नीचे वाली लाइन में। अब मैं क्या, जैसे वर्ड लिख के एंटर करते हैं नीचे चला जाता है, ठीक है? यहां पर कैसे नीचे जाएगा, ठीक है? BR फॉर ब्रेक, यानी कि वो ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने का मतलब है लाइन ब्रेक। अभी तक आपने जितने टैग्स पढ़े थे इससे ऊपर, वो सारे के सारे टैग्स थे, लेकिन जो BR का टैग है ये नॉन पेड है, यानी इसका काम क्या है कि एक दफा BR लगाया, कहां ले गया आपको, नेक्स्ट लाइन पे ले गया, और कोई काम ही नहीं से करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाके खत्म। दो दफा BR लगाया, दो लाइनें लिखी, 10 दफा BR लगाया, जितने BR उतनी लाइन। क्लियर? अब इसके बाद हम BR लगा दें तो दो लाइनें हो जाएंगी। ये लो एक और BR लगा देते हैं। चलो जी अब इसको सेव करके देखो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टैग्स कवर अप करें जरा, ताकि आप लोग वेबसाइट को समझना शुरू करें किसी तरीके से ना, वेबसाइट की तरफ जाए ना फिर हम। चलो जी अब इसको चलाओ, पता लग गया? दो लाइनों का गैप आ गया। मैं कहता हूं ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना हेडिंग स्टाइल नंबर 1, इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगी हो, ठीक है? आ जाओ, कहां लिखा हुआ है पहला, ये एंड हो रहा है,
VR की हो उसको भी नहीं, VR तो लाइन छोड़ेगा, लाइन लगाएगा तो नहीं। अब मैं दूसरी बात कर, पहले मैं लाइन लगाने की बात कर, ठीक है, फिजिकल लाइन लगाने की बात कर, HR यहां लिख देता हूं। समझ आ गया क्या है ये? रूलर होता है ना, रूलर की तरह एक लाइन खींच देता है, ठीक है। ऊपर अच्छा नीचे अच्छा नहीं पूरा अभी मैंने डेफिनेशन नीचे लिख दिया, ओके, ताकि आपको पता लगे HR होता क्या है। लाइन ऊपर लग रही है ना, ये तो सिर्फ डिफाइन किया ना मैंने नीचे वाली लाइन में, ठीक है, आपके लिए कि आप पढ़ रहे हो इसको तो आपको पता लग जाए कौन कौन सा टैग क्या कर रहा है, ठीक है। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। देखते हैं ये क्या करता है। लगी लाइन, समझ आ गई? पूरे भी आने थी ना, पूरे फुट्टे से लाइन लगाओगे तो पूरी आएगी ना। जब तक आप उसे कहोगे नहीं मुझे कितनी लाइन चाहिए, बताना पड़ेगा ना। वापस आ जाए उसमें, कहाँ है जी HR? ये चलो वो कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं बना रहे, हम बना नहीं रहे कुछ भी, हम बस कर रहे हैं, ठीक है, इजी होके करने का। कोई एग्जैक्टली ये एक चीज मैंने यूज की, हाइट। काफी सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर दिए, एट्रीब्यूट्स है ना ये इसके, मतलब किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस इस्तेमाल होंगी आपने उन्हें एड्रेस कैसे करना है कि ये इस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। और जो टैग देन दीज कॉल्ड मार्कअप्स, मार्क कर रहे हैं ना कि भाई ये वाली जो टाइपिंग की है इसको ऐसे कर दो, ये वाली जो टाइपिंग की है इसको ऐसे कर दो, हर टाइपिंग को हम मार्क करने लगे। चलो वाइंड अप होने लगा हमारा लेक्चर। पता लगे छोटा हो गया ना साइज। देखते हैं ये एट्रीब्यूट है इसका, नहीं है तो इसका मैं आपको भी हल बताता हूँ। इसको भी देख लीजिए क्या कर रहा है। हो गया लेफ्ट पे, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक हो गया। मैंने अभी लेफ्ट यूज किया ना, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट सेंटर, जो मर्जी कर लो। चलें जी, हमारा लेक्चर खत्म हुआ आज का, और ये सारी चीजें